देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़ों के आधार पर ओवैसी की पार्टी काफी मजबूत नजर आती है, क्योंकि जो 5 सीटें जीती थी वो करीब 100 सीटों पर लड़कर नहीं, सिर्फ 20 सीटों पर लड़कर गठबंधन को भी नुकसान है। अगर ये इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो बड़ा फायदा इसका तेजस्वी यादव को मिल सकता था। देखिए 5 विधायक जो ओवैसी के जीते थे, भले ही वो बाद में आरजेडी में आ गए हों, लेकिन अगर इस बार नहीं आते हैं तब क्या तेजस्वी यादव करेंगे? और जो थर्ड फ्रंट है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है, तब क्या तेजस्वी यादव करेंगे? तो इसलिए किसी भी दल को कमजोर नहीं समझना चाहिए, कमजोर समझना है ये सबसे आजाद। आपने गौर किया हो तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अभी सिर्फ 100 सीटों पर उतरेंगे, यानी कि बची बाकी 143 सीटों पर कुछ साथी दलों को ऑफर दिए जा सकते हैं कि आप आइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए। क्योंकि पिछली बार मायावती की पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, क्योंकि दलित वोट बैंक अगर देखें तो करीब 19-20% है, और अगर हम मुस्लिम वोट बैंक देखें तो 16 से 18 जाता है, क्योंकि ये वोट बैंक तो काटते हैं किसका? विपक्ष का काटते हैं, और विपक्ष में आपस में सहमति बनती नहीं, तो उसके बाद में ये आरोप लगा दिया जाता है बड़ी आसानी से कि ये बीजेपी की भी टीम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ना ओवैसी टीम है, ना मायावती टीम है, ना कोई टीम है। ये कहना क्या तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना अब अधूरा रह जाएगा? क्या चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या चंद्रशेखर और ओवैसी का गठबंधन महागठबंधन पर भारी पड़ने जा रहा है? आखिर क्यों तेजस्वी यादव ओवैसी के ऑफर को ठुकरा बैठे? क्या ये तेजस्वी की सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी को किनारे लगा दिया, और यही दो बड़े चेहरे उनका सीएम बनने का सपना तोड़ देंगे? पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? बिहार में चुनाव नजदीक है, आरजेडी चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लालू यादव को चिट्ठी ओवैसी ने लिखी कि भाई गठबंधन में हम भी शामिल होना चाहते हैं, आपके कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी जेडीयू को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने जरा भी भाव नहीं दिया। और सोचिए, आरजेडी की तरफ से बयान आता है कि आप चुनाव ही मत लड़िए। जिस पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की, उसे आप कहते हैं कि चुनाव मत लड़िए? ये भला कैसे हो सकता है? और आनन फानन में चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया कि आजाद समाज पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि पर्दे के पीछे असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, जो सीधा नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को हो सकता है। मेरे साथ दो शख्स मौजूद हैं जो बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं, दीपक जी और अब्बास भाई। अब्बास भाई और दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक जी सवाल लेते हैं। दीपक जी, आप पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी जो 5 सीटें 2020 में जीतते हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं ये एक बात आती है उनके सामने कि भाई आप चुनाव मत लड़िए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़ों के आधार पर ओवैसी की पार्टी काफी मजबूत नजर आती है, क्योंकि जो 5 सीटें जीती थी वो करीब 100 सीटों पर लड़कर नहीं, सिर्फ 20 सीटों पर लड़कर जीती थी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम एक नेशनल पार्टी की, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, कांग्रेस की, तो उनका हाल तो ओवैसी की पार्टी से भी ज्यादा बुरा कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी करीब 70 सीटों पर चुनाव लड़के सिर्फ 19 सीट निकालने में कामयाब रही थी। जो प्रदर्शन था उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैसे राष्ट्रीय पार्टी का प्रदर्शन और कैसे एक ऐसी पार्टी जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जो मायावती के द्वारा बनाया गया था थर्ड फ्रंट, उनके साथ मिलकर उतरी थी। यानी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जो एक दलित चेहरा है, ओवैसी एक जो मुस्लिम समाज को साधते हैं, अगर दोनों साथ आ जाते हैं तो एमजी फैक्टर को साधने का काम कर सकते हैं। पिछली बार यही काम ओवैसी ने मायावती के साथ मिलकर किया था, इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में थे, लेकिन ओवैसी को पता है कि अगर अकेले गए तो फायदा नहीं मिलने वाला, इसीलिए उन्होंने पहले आरजेडी का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 10 या 15 सीट मिल जाएगी तो उसमें से करीब 8-10 जीती जा सकती है। फिर उसके बाद अब इनका तीसरा मोर्चा पर नजर है, क्योंकि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, प्रशांत किशोर अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो बच्चे चंद्रशेखर आजाद। आपने गौर किया हो तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अभी सिर्फ 100 सीटों पर उतरेंगे, यानी कि बची बाकी 143 सीटों पर कुछ साथी दलों को ऑफर दिए जा सकते हैं कि आप आइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए। क्योंकि पिछली बार मायावती की पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, क्योंकि दलित वोट बैंक अगर देखें तो करीब 19-20% है, और अगर हम मुस्लिम वोट बैंक देखें तो 16 से 18%। तो उसके आधार पर यहाँ पर ओवैसी और आजाद का साथ आना तेजस्वी के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। साफ बिल्कुल दीपक जी, दीपक जी के बयान को अब्बास भाई आप कैसे देखते हैं कि इनका कहना है कि महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है, जो तेजस्वी यादव का एक सीएम बनने का सपना है वो कहीं ना कहीं टूट सकता है? आप तो एआईएम को करीब से जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में भी कह सकते हैं कि उनको नजदीक से जानते हैं, कैसे देख रहे हैं आप पूरे मामले को लेकर? चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी को आखिर महागठबंधन में भाव क्यों नहीं मिल रहा, किस बात का डर है?
देखिए, बिल्कुल बहुत ठीक बात कही दीपक भाई ने कि यहाँ पर थर्ड फ्रंट जो है ओवैसी पिछली बार भी थर्ड फ्रंट के साथ में लड़ रहे थे और इस बार भी वो ऐसा चेहरा तलाश रहे हैं जो उनके साथ में मजबूती के साथ में चुनाव लड़ सके। पहले उन्होंने दरवाजा आरजेडी का भी खटखटाया क्योंकि आरजेडी की पकड़ मजबूत है और आप देखेंगे तमाम जगहों पर जो ओवैसी इंडिया गठबंधन में शामिल होने को मना करते हैं, लेकिन वो बिहार में आरजेडी के साथ में लड़ने को तैयार थे क्योंकि उनका प्रदर्शन पिछली बार अच्छा रहा था और उनको इस बार और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। यानी जो 5 सीटें पिछली बार निकली थी, इस बार कम से कम वो 10 सीटों को टारगेट कर रहे हैं। और अगर वोट बैंक की अगर बात करें तो देखिए 17-18% वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है। वहीं पर दलित वोट बैंक की बात कर लें तो दलित वोट बैंक भी अच्छा खासा है। चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, सिर्फ दलितों की राजनीति करते रहे हैं और इन्हीं के बल पर जो है आप देख सकते हैं कि वो एनडीए में शामिल हैं, अपनी अपनी बड़ी बड़ी मांगे करते हैं और 4-5 सीटों के साथ में चिराग पासवान मतलब जीतन राम मांझी तो मुख्यमंत्री पद का दावा ठोकते हैं। वहीं पर चिराग पासवान की बात कर लें तो वो भी डिप्टी तो ओवैसी और चंद्रशेखर एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं अगर महागठबंधन का पेच फंसता है तो, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था कि ओवैसी जो है वो मुस्लिम समाज से आते हैं, वहीं पर चंद्रशेखर आजाद जो है एक दलित समुदाय से आते हैं। अगर ये दोनों का गठजोड़ बिहार में बन जाए तो ये सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएंगे एनडीए को, सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएंगे चिराग मांझी को और ये सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएंगे यहाँ पर जो है चिराग मांझी के साथ साथ में महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि एनडीए को भी नुकसान है और इंडिया गठबंधन को भी नुकसान है। अगर ये इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो बड़ा फायदा इसका तेजस्वी यादव को मिल सकता था। देखिए 5 विधायक जो ओवैसी के जीते थे, भले ही वो बाद में आरजेडी में आ गए हों, लेकिन अगर इस बार नहीं आते हैं तब क्या तेजस्वी यादव करेंगे? और जो थर्ड फ्रंट है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है, तब क्या तेजस्वी यादव करेंगे? तो इसलिए किसी भी दल को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कमजोर समझना ये सबसे बड़ी भूल होती है। बिल्कुल दर्शकों, दीपक जी इस अब्बास भाई के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? किसी भी पार्टी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और एक बात और महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में भी सरकार चल रही है और बीजेपी की ये खासियत रही है कि जिन पार्टियों के पास विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, उनको भी अपने दल में, अपने गुट में शामिल करना जानती है और शामिल करके दिखाया भी है और इसी के बदौलत कई राज्यों में सरकार चल रही है। लेकिन हार के बावजूद विपक्ष आखिर ये बात क्यों नहीं सीख पा रहा है? गुजरात का उदाहरण ले सकते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कई राज्यों में कहीं ना कहीं हार मिली विपक्ष को और शर्मनाक हार मिली। और देखा जाए तो कई राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में, दिल्ली में, जहां कोई चाह भी नहीं सकता था कि अरविंद केजरीवाल जो है हार जाएंगे या हरियाणा में कांग्रेस की हार होगी। आखिर क्या वजह है कि विपक्ष सीख नहीं पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने इन राज्यों का जिक्र करा जहां पर बीजेपी ने बड़ा खेला किया, लेकिन आप एक राज्य को अगर जोड़े तो वो है झारखंड। झारखंड में हाल ही में हेमंत ने सरकार बनाई, बहुत ही सूझबूझ के साथ उन्होंने अपना एक गठबंधन तैयार करा। उसमें कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम शामिल थी, वाम दल शामिल थे, उनके साथ मिलकर आगे बढ़े क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस ऐसे आनाकानी कर रही थी, बाकी दल भी आनाकानी कर रहे थे, लेकिन हेमंत ने मोर्चा संभाले रखा। जेल से बाहर आए थे, इतना बड़ा गंभीर मुद्दा था, वही हालत केजरीवाल की थी, लेकिन केजरीवाल अपनी सरकार नहीं बचा पाए, जबकि 24 साल के इतिहास में झारखंड में हेमंत ने सरकार बनाई। अब उसी का पड़ोसी राज्य बिहार है, इसी से अलग होकर झारखंड बना था। लेकिन अगर हम बात करें बिहार में ओवैसी की, जैसा कि आपने जिक्र करा कि क्या ही नुकसान पहुंचा देंगे, पिछली बार 5 सीट जीती थी, तो आप ये देखिए कि 20 सीट पर लड़कर उन्होंने 5 लाख से अधिक वोट पाए थे। 5 लाख से अधिक वोट सिर्फ 20 सीटों पर। इस आधार से अगर हम देखें तो 20 सीटों पर अगर उन्होंने 5-10 हजार या 20 हजार की वोट बैंक की भी सेंधमारी करी थी, तो वही अगर 20 सीट महागठबंधन के पास जाती तो पिछली बार ही नीतीश का सफाया हो जाता, क्योंकि दूसरी तरफ से चिराग पासवान ने सेंध लगाई रखी थी उनकी वोट बैंक में और इधर 20 सीटों पर ओवैसी, मायावती और उपेंद्र कुशवाहा ने सेंध लगा दी थी। और अगर हम बात करें मायावती के पास 6 लाख वोट, ओवैसी के पास 5 लाख वोट, ऐसे अगर ये 11-12 और जो टोटल इनका ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट था जो जीडीएसएफ कहलाया जा रहा था, अगर ये 7 आता तो 19 लाख वोट बैंक इनके पास आ सकता था। अब आप आंकड़ों के आधार पर समझ जाइए कि अगर चंद्रशेखर की बात करें, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नए सांसद है, क्या कर लेंगे। राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट उतारे। वहां पर इन्होंने एक बात का जश्न मनाया था, जीते एक भी विधायक नहीं थे, लेकिन जश्न इस बात का था कि इनके वही विधायक प्रत्याशी दूसरे तीसरे नंबर पर नजर आए, जो बहुत बड़ी बात है। जहां पर बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई होती है और हनुमान बेनीवाल आम आदमी पार्टी की भी सेंध मारी थी, लेकिन इनके कैंडिडेट दूसरे तीसरे नंबर पर, यानी कि वोट काटने की राजनीति कर सकते हैं। उससे सीधा सीधा नुकसान जो एमडी फैक्टर की राजनीति करते हैं, जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के वक्त देखा था, ओवैसी, पल्लवी पटेल और आजाद साथ में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी साथ में थे, पीडीएम बना रखा था, यानी पिछड़ा दलित मुस्लिम का मोर्चा इन्होंने बना रखा था। उसका असर उतना नहीं देखने को मिला, लेकिन कह सकते हैं कि शुरुआत में पीडीए की शुरुआत अखिलेश के लिए भी बुरी हुई थी, लेकिन अब वो कितनी बड़ी एक कह सकते हैं आंदोलन बन चुका। ठीक उसी तरीके से यही आंदोलन का असर बिहार में दिख सकता है। अब्बास भाई, एक छोटा सवाल रहेगा कि चाहे एआईएम आईएम हो या चंद्रशेखर आजाद की कह सकते हैं
पार्टी हो या फिर मायावती की पार्टी हो, जो तमाम छोटे दल हैं जो उतना ज्यादा कह सकते हैं सक्रिय नहीं है, इन पार्टियों को आसानी से कह दिया जाता है विपक्षी दलों के द्वारा कि ये बीजेपी की बी टीम है। बी टीम, ए टीम, सी टीम, आखिर ये क्या है? क्या ये महज आरोप है या इसके पीछे कोई रणनीति दिखती है आपको? देखिए, जब कोई सहमति नहीं बन पाती, जब वो आपके साथ में नहीं आते, आपकी गठबंधन नहीं हो पाता, आपकी शर्तें पूरी नहीं हो पाती, तो साफ-साफ इल्जाम लगा दिया जाता है, क्योंकि ये वोट बैंक तो काटते हैं किसका? विपक्ष का काटते हैं, और विपक्ष में आपस में सहमति बनती नहीं, तो उसके बाद में ये आरोप लगा दिया जाता है बड़ी आसानी से कि ये बीजेपी की बी टीम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ना ओवैसी टीम है, ना मायावती टीम है, ना कोई टीम है। ये कहना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल आपस में फूट पड़ती है, उसका इल्जाम जो है वो मर दिया जाता है। क्योंकि आप देखें, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें मायावती ने सिर्फ 16 सीटें ऐसी थी जहां पर मायावती के कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिले, और जो गठबंधन था उसको उसका जो हार का मार्जिन था वो कम था। यानी कि अगर मायावती इस गठबंधन में शामिल हो जाती तो 16 सीटें और उत्तर प्रदेश में जीती जा सकती थी, लेकिन वो आपका समीकरण नहीं बन पाया। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद भी जो थे, अखिलेश यादव से गुहार लगा रहे थे कि आप महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन अखिलेश यादव अपनी शर्तें रख रहे थे कि आप समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। एक सीट ही वो मांग रहे थे, कम से कम एक सीट ही ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती, लेकिन आप खुद ही मौका देते हैं और खुद ही इल्जाम लगाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर बीजेपी की सरकार जो है वो आगे भी बनती रहेगी। बिल्कुल दर्शकों, तमाम जो सहयोगी हैं ये यही बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अभी भी विपक्ष ने एकता नहीं दिखाई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई सा भी चुनाव हो, पंचायत चुनाव क्यों ना हो, लोकसभा का क्यों ना हो, विधानसभा क्यों ना हो। क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने सहयोगी दलों को एक साथ जोड़कर रखती है, तो वहीं विपक्ष हार के बावजूद इस घमंड में रहता है कि शायद हम ही जो है झंडा गाड़ेंगे, जीत का जो परचम है वो अकेले हम लहरा लेंगे। लेकिन राजनीति इतनी आसान दिखती नहीं है, और खास तौर पर बिहार के समीकरण इस बार कहीं ना कहीं बदले बदले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरने की तैयारी में है। ऐसे में तेजस्वी यादव को सूझबूझ दिखाना चाहिए था कि अगर ओवैसी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, इनको अपने गुट में, महागठबंधन में शामिल करना चाहिए था। एक एक दो दो सीटें दे देते, तब भी ये संतुष्ट हो जाते। ओवैसी की पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि बड़ा दिल दिखाइए, हमें जो है सीमांचल की कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारने दीजिए, सीएम आप बनिए, मंत्री पद आप रखिए। लेकिन इसके बावजूद कोई भी जवाब जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं आया। और अब जिस तरीके से खबर आ रही है, ये बेहद ही कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ाने वाली है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि बिहार का जो तीसरा मोर्चा है वो तेजस्वी यादव महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज।